राजस्थान के रेगिस्तान में दफन एक ऐसा खंडर जो सिर्फ पत्थर नहीं है भाई, वो एक खामोश चीख है। तकरीबन 200 साल पहले कुल 1500 लोग वहाँ की हवा में गायब हो गए भाई। रातों रात वो पूरा गांव कब्रिस्तान बन गया। ना किसी ने उन्हें कहीं जाते हुए देखा, ना कहीं पहुँचते हुए देखा। पीछे रह गया तो बस एक ऐसा श्राप जो आज भी उस खंडर की मिट्टी में खून की तरह सींचता है। जैसलमेर की रियासत का एक दीवान सलीम सिंह, जिसका नाम सुनकर आज भी लोग थूकते हैं। भाई एक बार ना उसकी नज़र गांव के प्रधान की बेटी पर पड़ी। उसने फरमा भिजाया कि या तो बेटी दो या फिर मौत लो। अब भाई पालीवाल के ब्राह्मण जो अपने गौरव के लिए गर्दन कटा तो सकते थे पर झुका नहीं सकते थे भाई, रातों रात पंचायत बैठी और उन्होंने तय किया कि वो ये रातों रात ये गांव खाली कर देंगे। पर भाई जब वो जा रहे थे ना तो उन्होंने वो गांव की मिट्टी अपने मुट्ठी में भरी और एक ऐसा श्राप दे दिया जो कि आज इतने सदियों बाद भी वो श्राप आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि जो भी इस धरती पे, इस भूमि पे बसने की कोशिश करेगा उसका वंश मिट जाएगा। आप आज भी गूगल कर सकते हो कुलधारा के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि उस गांव की हिस्ट्री है और वो गांव आज भी शापित माना जाता है। आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे ब्लॉगर से जो कि राजस्थान के अजमेर का था। अब भाई एक बार वो लोग बैठे थे, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, चाय नाश्ता कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ ना, वो लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, तो उसके दोस्तों ने ना और उसके व्लॉगिंग का मजाक उड़ाने लग गया, क्योंकि भाई वो खंडरों में जाता था और पैरानॉर्मल जो जगह होती थी ना उसकी जांच पात करता था, बट कभी कहीं उसे कुछ नहीं मिला। तो एक बार ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे लोग, तो भाई उसके एक दोस्त ने भांगड़ और कुलधारा के बारे में बताया उसने भी पहले ये नाम सुने हुए थे पर उसने कभी वहाँ पे जाके कुछ चेक नहीं किया। पर भाई मौत का खेल तो अब शुरू होना था। उसके एक दोस्त ने कहा कि भाई अब तेरे पे डर आया है तो तेरा डर कुछ छोटा मोटा नहीं होगा, कुछ बड़ा डर होगा। सब दोस्तों ने मिलकर उसे एक ऐसा डर दिया जो कि उसकी जिंदगी पे बनाई भाई। डर था कि उसे कुलधारा गांव जाना है रात के 2 बजे। भाई रात की 2 बजे एक ऐसे गांव में जहाँ की दीवारें आज भी चीखती हैं। ये खेल आसान नहीं होने वाला था भाई। उसने तय किया, हाँ पहले उसे डर मिला कि उसे रात की 2 बजे कुलधारा गांव जाना है और वहाँ पे सिर्फ 1 घंटा बिता के आना है। उसने सोचा कि ठीक है, जब मैं इतनी जगह जाके आया हूँ, जब मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। पर उसे बिलीव था कि भाई सिर्फ एक ही डायमेंशन नहीं है इस धरती पर, अनेकों डायमेंशंस हैं। अब ये है साल 2018 की बात, मार्च का महीना था। उसने अपना बैग एंड ऑल सब पैक किया और वो निकल चुका था कुलधारा के लिए। इसे कुलधारा पहुँचते पहुँचते तकरीबन रात की 12 बज चुके थे। उसने अपने चारों तरफ देखा तो रेगिस्तान में वो एक अकेला खंडर उसको दिख रहा था भाई। उसने अपनी गाड़ी पार्क की और वो अपना बैग लेके, अपना थर्मल कैमरा, अपना जो आता है ना रिकॉर्डिंग के लिए, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए एक माइक आता है जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के पास होता है, वो लिया और वो चल दिया उस गांव में, उस खंडर में। 2-3 घर पार करते ही भाई माहौल ठंडा सा हो गया, इतना ठंडा कि उसे अब बहुत जोर की ठंडी लगने लगी थी भाई। उसके पैर कांप रहे थे। वो थोड़ा आगे जाता है और उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे से हवा की तरह गया है भाई। उसकी सांसें थम गई थी, पर उसे लगा कि होगा कोई पक्षी रात में। थोड़ा आगे बढ़ जाता है और उसे एक
बच्ची दिखती है, जो कि आगे घर है जो टूटा है, खंडर सा है, उसके पीछे से एक बच्ची दिखती है उसको। वो बच्ची कीटक उसको ही घुरे जा रही थी। वो जैसे ही अपनी आंख मसलता है तो देखता है बच्ची नहीं है, सब गायब हो चुका है। तो अचानक वो जब अपने थर्मल कैमरा की तरफ नज़र डालता है और उस थर्मल कैमरा को चारों तरफ घुमाता है, और भाई जो उसने देखा ना, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके बदन में ठंडी सी सिरन बह गई थी भाई। उसने देखा कि उसके आसपास थर्मल कैमरा ने रिकॉर्ड किया है कि इंसान की प्रकृति बनी हुई है भाई, एक ऐसी आकृति जो गांव वालों की जैसी थी। उसे दिखा कि अपने आजू बाजू बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, और जैसे ही उसने कैमरा नीचे किया तो भाई वहाँ पे कोई नहीं था। अब वो थोड़ा आगे और जाता है। फट तो उसकी पहले सी थी भाई, बहुत फट चुकी थी। पर कहते हैं ना कि इंसान कभी कभार ना ऐसी चीज़ों को छेड़ने के लिए ही जाता है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए, ना कभी छेड़नी चाहिए। वो जाता है आगे थोड़ा, और उसे अब पायल की आवाज़ आने लग गई थी, और हल्की सी कान में एक ऐसी आवाज़ आई जिसे सुन के भाई उसकी पैंट तक गीली हो जाती। उसे आवाज़ आई, तुम्हारा गांव में क्यों आयो है? चलो जा हटो, वो मारो गांव है। मारवाड़ी में उसको ऐसे जैसे किसी औरत ने उसके कान में बोला हो। भाई अब वो राइट में एक खंडर को देख रहा था, और पता नहीं ऐसा क्या था कि वो उस खंडर में घुस गया। खंडर में जैसे ही घुसा उसे दिखा कि आजू बाजू बहुत पुराना सामान पड़ा, जो बहुत पुराने ज़माने टाइप दिख रहा था। अब भाई उसने अपनी मौत का पैगाम यहीं से चुन लिया था। उसने देखा कि एक मिट्टी का बर्तन बना हुआ है छोटा सा। अब उसे वो बहुत अच्छा लगा। अब जब उसे पहले ही इतने सारे संदेश मिल चुके थे तो भाई उसे बाज आ जाना चाहिए था। पर रहता है ना एक अनोखा कीड़ा जो सब में होता है। उसने उस मिट्टी का बर्तन उठाया और उसमें कुलधारा की खंडरों की मिट्टी डाल दी। अब भाई वो जैसे ही वहां से आया ना, उसे दिखा कि कम से कम 100 लोग भागते हुए वहां से आ रहे उसके पीछे। और भाई वो लोग कोई साधारण लोग नहीं थे। उनके चेहरों पर जैसे किसी ने चाकू मारा हो, किसी ने वार किया हो। उनकी आंखें नहीं थी, उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले धब्बे थे, जैसे उनकी आंखें ही ना हो। जैसे ही उसने ये देखा, ये तुरंत भागा अपने कार की तरफ। और भाई उनमें से एक औरत जो सबसे तेज भाग रही थी, उसके पास जैसे फ्लोट करके आई हो, उसके कंधे पे हाथ रख के उसने कहा कि तुम्हारा गांव में क्यों आए हुए? चातुर्य हटू। जिसका मतलब होता है भाई कि तू मेरे गांव में क्यों आया है, चले जाए यहाँ से। अब भाई वो जब गाड़ी में बैठता है ना निकलने के लिए, तो भाई जैसे उसने गाड़ी स्टार्ट की ना, तो उसके डोर पे एक नॉक हुआ, कार के डोर पे। वो देखता है कि एक बच्ची वहाँ पे ऐसे हाथ फैलाए खड़ी है और कहती है कि मेरा खिलौना वापस दो। भाई उसने उसकी बात नहीं मानी। शायद अगर एक बार वो उसकी बच्ची की बात सुन लेता, जो कि बच्ची थी नहीं, वो भी एक प्रेत या कोई भूत ही थी या फिर कोई छलावा था, पर अगर वो उसकी बात मान लेता तो उसकी ज़िंदगी में वो सब नहीं घटता जो आगे घटने वाला है। भाई ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, गाड़ी स्टार्ट होती नहीं है। अब इसने बहुत ट्राई किया, चाबी घुमाया, एक्सक्लेरेटर सब दबाया, और इसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। और जब गाड़ी स्टार्ट हुई और जब ये थोड़ा सा तकरीबन 400-500 मीटर आगे गया, तो इसे फील होता है भाई कि इसके शर्ट एंड ऑल में मिट्टी घुस चुकी है, रेगिस्तान की रेत घुस चुकी है। ये अपना शर्ट झटकता है, और झटकते झटकते इसकी नज़र उसके आईने पे पड़ती है।
वो देखता है कि उसके पीछे वही औरत है जो वो भागते भागते उसके पीछे आई थी भाई, जहाँ से वो खंडरों से भाग रहा था। और उस औरत के साथ एक बच्ची भी है। अब भाई जैसे ही उसने ये देखा, वो उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई, उसका पूरा कंट्रोल चला गया। उसने बहुत कोशिश की पर गाड़ी कंट्रोल में नहीं आई और गाड़ी जाके ठुकती है एक पेड़ पे। जब उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था, उसके दोस्त सामने खड़े थे। उसके दोस्त पूछते हैं कि भाई क्या हुआ था, तू तो कुलधारा गया था। अब भाई उसकी इतनी फट चुकी थी, वो इतना डर चुका था कि उसने कुछ बोला ही नहीं। 2 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हुआ, वो अपने घर आया और घर आते हुए उसने अपने वो बैग जो जिसने उसमें वो मिट्टी का बर्तन लेके आया था ना भाई, और जिसमें मिट्टी डाल के लेके आया था, वो घर पे लेके आ गया। और भाई मौत ने अपना एक कदम और आगे बढ़ा लिया। अब रात को खाना वाना खा के सोता है, दवाई लिया अपनी, और जैसे ही सोने गया भाई 10-15 मिनट बाद ना उसकी खिड़की पे, जो उसका बेडरूम था, उसकी खिड़की पे वापस से एक बच्चे की परछाई दिखती है। वो उस परछाई को देखता है और तुरंत बेड पे बैठ जाता है। बेड पे बैठता है और उसे ना जैसे पत्थर का जब चूरा होता है जो आवाज़ आती है ना पत्थर पीसने की, वैसे ही अपने बेड के नीचे से आने लगी। बेड के नीचे झांकता है तो भाई वो देखता है कि वही कुलधारा की मिट्टी उसके पूरे बेड के नीचे बिछी हुई है, और कुछ कदम जैसे पैर के निशान आ जाते हैं मिट्टी पे, वैसे कदम धीरे धीरे चलते हुए उस बेड के बाहर आ रहे हैं। उसने ये देखा और उसका पूरा खून सूख गया भाई। अब वो पूरा डर चुका था। वो उठता है अपने बेड से और भागता है अपने मम्मी के कमरे में। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और भागा। उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा हुआ क्या, तो इतनी ज़ोर से इतनी रात में क्यों चिल्ला रहा, तो सोने गया था। और भाई जब उसने बताया कि उसके साथ ये हुआ है, उसने ये देखा है, तो उसके मम्मी और उसके पापा उसके कमरे में गए। उन दोनों ने कमरे में जाके देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा तू अभी सो जा, तू शायद थक गया है, और कभी कभी ऐसे भ्रम हो जाते हैं बीमारी में। उन्होंने उसके बेटे को सुलाया। और भाई जब वो बाहर आ रहे थे ना, तो उसकी मम्मी के हाथ पे एक ऐसा निशान आया जैसे किसी ने स्क्रैच मारा हो नाखून से। उसकी मम्मी को तब फील तो नहीं हुआ, पर वो जब सोने जा रही थी तो जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि ये तेरे हाथ पे क्या हुआ है। तो जब उन्होंने देखा अपना हाथ, तो भाई उस पर एक ऐसा स्क्रैच था जैसे किसी औरत ने पूरी चमड़ी निकाल ली हो नाखून से। उसकी मम्मी ने वहाँ पे फर्स्ट एड किया और सोचा कि शायद कमरे के जो वार्डरोब्स एंड ऑल होते हैं उसमें कहीं उनका हाथ लग गया होगा। अगली सुबह जब उसकी मम्मी उठती है और चाय बनाने जाती है, उन्होंने चाय बनाई और अपने बेटे को दी। और जैसे ही उस ब्लॉगर ने चाय पीने के लिए निकाली, चाय पीने के लिए उठाया, और जैसे ही एक सिप लेने लगा भाई उसके मुंह में रेती आ गई और सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जो मारो है वो मैंने लौटा ही दे। मतलब जो उसका है वो उसको वापस लौटा दे। अब भाई ये सब चीज़ ना पूरे घर वालों के सामने हुई थी। अब ये सिर्फ ब्लॉगर का भ्रम नहीं था। वो तुरंत जाते हैं एक पंडित के पास, पर भाई रास्ते में तो कुछ और ही होना था। उसके पापा ड्राइव कर रहे थे, उसकी मम्मी आगे बैठी हुई थी, वो और उसके 2 दोस्त पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। अब जब धीरे धीरे वो लोग एक पंडित या कह लो कि एक तांत्रिक जो उनके फैमिली के मतलब बहुत पहले रिलेशन में थे, जो अच्छा खासा रिलेशन था, पूजा पाठ उसी के द्वारा किया जाता था और उसे बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी, जो कि वो लोगों के दुख और कष्ट के निवारण के लिए यूज़ करता था। अब जब वो लोग रास्ते में थे और तकरीबन 1 किलोमीटर ही बचा था, तो अचानक से जो हमारा ब्लॉगर है वो चीखता है
चीख के इतना ज़ोर से चिल्लाता है और एक लात मारता है ड्राइवर सीट पे। और जो उसके पापा थे वो लिटरली ऐसे आगे ठुक गए थे स्टीयरिंग व्हील पे, और उनके सर पे हल्की फुल्की चोटें आ गई थी, पर उन्होंने अपना बैलेंस नहीं खोया और गाड़ी चलाते रहे। अब वो जो हमारा व्लॉगर था उसके अंदर से दो आवाज़ें आ रही थी, एक उसकी खुद की और एक औरत की आवाज़, जैसे कोई औरत बोल रही हो कि मारा ढोल आयो है मारी चीज़ा वो मैंने पासों दे दे। मतलब वो मेरे यहाँ से कुछ चीज़ लेके आया है, वो मुझे वापस दे दे। अब भाई वो लोग पहुँचते हैं कैसे कैसे करके तांत्रिक के पास, वो पंडित के पास। वो दोनों दोस्तों ने उसको संभाला, उसके दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़ लिए, और वो जैसे ही पंडित का जो होता है ना अपना दरवाज़ा, उसको अलांगने जा रहा था, वो इतने ज़ोर से चिल्लाता है भाई कि लोगों के कान के पर्दे फट जाए। उसके गले पे पूरे नसों के निशान आ गए थे जब ज़ोर से कोई चिल्लाता है, और जैसे निशान बनते हैं वैसे। अब उसने कदम अंदर रखा और वो पंडित, वो तांत्रिक तुरंत समझ गया कि कर दी ना मजाक मजाक में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। अब झेल रहा है ना, क्यों छेड़ा तूने उन खामोश चीखों को। वहाँ जो भी रात में गया वो वापस नहीं आया है। तेरे ऊपर तो तेरे पूर्वजों का हाथ था कि तू वहाँ से जिंदा तो लौट आया। अगर तेरे पूर्वज नहीं होते तो तू बचता भी नहीं वहाँ पे। पर भाई शायद उनके पूर्वज उसे सिर्फ वहाँ से जिंदा ही बचा पाए, इस आत्मा के कहर से नहीं बचा पाए। अब इतनी बार जब वो बोला गया था उसको कि वो मेरा है, वो मुझे वापस लौटा दे, तो इनके मॉम डैड ने क्या किया था ना, जब वो घर से निकल रहे थे ना, तो वो बैग भी साथ में लेके आए थे जिसमें वो मिट्टी का बर्तन, और वो मिट्टी थी कुलधारा की। उस तांत्रिक ने कहा कि वो मिट्टी का बर्तन मुझे दो। उसने वो मिट्टी के बर्तन को देखा, उसके अंदर की रेत थी, वो खाली जैसे ही किया तो भाई उस रेत से कुछ शब्द बने, और वो शब्द बता रहे थे कि ये मेरा है, मेरे को ही चाहिए, मेरी चीज़ों को अगर कोई हाथ लगाएगा तो मैं उसकी ज़िंदगी नर्क बना दूंगी। ये वो रेत से लिखा हुआ था। अब पंडित समझ गया था। उसने हमारे व्लॉगर भाई को एक धागा दिया और उसके कलाई पे बांध दिया, प्लस 2 लौंग दी, और उसने एक लौंग उसके जेब में डाली और दूसरी लौंग उसके मम्मी को बोला कि ये इसके तकिए के नीचे रख देना। और भाई उसने उसके जो 2 दोस्त आए थे, वो पंडित ने तुरंत उसी समय, दोपहर का टाइम हो रहा था, बिना रुके सबसे पहले कुलधारा पहुंचता है। वो मिट्टी का बर्तन वहाँ पे कुलधारा की मिट्टी पे रखता है और अपना हाथ जोड़ के कहता है कि हे गाँव वालों, इससे भूल हो गई थी, इसे नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है, हमें माफ़ करो और ये अपनी चीज़ें वापस स्वीकार करो। वो पंडित ने वहाँ पे वो मिट्टी का बर्तन रखा और वो जो रेत थी वो भी वहाँ पे खाली कर दी। अब भाई जब ये लौट रहे थे ना, तब अचानक से इन्हें ऐसी आवाज़ आती है जैसे 10-12 गाँव वाले कुछ बड़बड़ कर रहे हो। पंडित पीछे मुड़ता है और हंसता है, और भाई ये तीनों कार में आते हैं। अब जब ये तीनों कार में आ रहे थे ना, तो इसका एक दोस्त ड्राइवर सीट पे था और एक बाजू में बैठा था। पंडित जो है वो पीछे कार पे बैठा था। अब वो जो पीछे पंडित था, ये दोनों दोस्त लोग देखते हैं उसी आईने में कि ये पंडित की आंखें पूरी काली हो चुकी हैं। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे खून टपक रहा हो। ये दोनों दोस्तों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और तुरंत वहाँ पे पहुँचे। अब जैसे ही ये लोग वापस उस पंडित के घर के अंदर घुसे, पंडित वहीं बाहर रुक गया, और भाई जैसे ही उसने पैर अंदर रखने की कोशिश की ना, वहाँ पे मिट्टी का ढेर हो गया। बचे तो सिर्फ उसके हड्डी, और उसमें भी भाई जब वो राख हुआ था, जो पूरा मिट्टी का ढेर बन गया था,
जब पुलिस वुलिस इन सबको बताया गया एंड जब वो मिट्टी का ढेर हटाया गया तो भाई वहाँ से निकला वापस से वही मिट्टी का बर्तन जो ये ब्लॉगर लेके आया था। ब्लॉगर के साथ तो सब ठीक हो गया भाई, पर रह गया वो पंडित। पंडित मर चुका था। तो भाई कभी भी आप राजस्थान जाओ या फिर कहीं पर भी जाओ जहाँ पे ऐसे प्राचीन संप्रदाय जो कहा जाता है कि श्रापित हैं, उन्हें कभी छेड़ना नहीं भाई। क्या पता कब कौन आपके पीछे वो श्राप की वजह से आ जाए। तो भाई इसी के साथ मैं आज की स्टोरी ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी में। हर हर महादेव।